नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको पता है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का मॉडल आंसर जारी हुआ है और कुछ आंसर जो है आयोग के द्वारा आपको लग रहा होगा कि विवादित तरीके से लिया गया है, या जिसके प्रश्न जो है या जिसका उत्तर जो है आप सही बनाए हैं और आयोग ने उसका कुछ आंसर अलग ले लिया है। तो सी सेट के भी कुछ प्रश्न हमको ऐसे मिले हैं जिसमें विद्यार्थियों को कुछ शंका है और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो कि निश्चित रूप से यदि आप दावा आपत्ति लगाते हैं तो सुधरने की संभावना है। तो सी सेट के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न है सर जो लग रहे हैं कि इसके आंसर सुधरने चाहिए। और सी सेट का पेपर टफ था तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज है कि सर मेरा 1 नंबर से नहीं हो रहा है, तो मेरा 2 नंबर से नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे प्रश्न अगर हैं जो कि डिलीट हो जाएं या फिर चेंज हो जाए जिससे मैं क्वालिफाई कर लूं, तो जो प्रश्न मेरे को लग रहे हैं कि जो चेंज हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन समझाऊंगा कि कौन सा उत्तर आयोग ने लिया है और वो क्यों सही है। कुछ मैसेजेस मेरे पास आए थे जहां पे बच्चों का कहना था कि सर ये वाला आंसर लिया है लेकिन ये होगा, तो जो आयोग ने लिया है वो आंसर सही है। बाकी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो मैं आपको दे दूंगा कि आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मेरे को लग रहा है एक ही प्रश्न ऐसा है सर मेरे मैथ्स और रीजनिंग के विषय में जहां पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, वो डिलीट हो जाएगा। बाकी आप लगा सकते हैं, 2-3 प्रश्न और हैं वहां पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन आयोग ने आंसर सही लिया है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। और रीजनिंग में ऐसा भी तो होता है ना सर कि एक ही प्रश्न के 2-2 आंसर निकल आते हैं। तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि आयोग ने जो आंसर लिया है वो करेक्ट क्यों है। क्योंकि जैसे सादृश्यता चैप्टर होता है सर, एनालॉजी, तो उसमें 2-3 तरीकों से आंसर आता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं कि जो सटीक आपको लगता है, जो कि अच्छा एक अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहां पे प्राइम नंबर का और स्क्वायर का एक साथ अप्रोच फॉलो हो जाता है, लेकिन उसमें प्राइम नंबर को आपको प्राथमिकता देनी होती है। तो सादृश्यता का, एनालॉजी का ये रूल होता है। तो उन रूल्स को मैं समझाऊंगा थोड़ा सा और आपको बताऊंगा 2-2 तरीके लग रहे हैं, लेकिन आयोग ने जो लिया है वो आंसर सही है, सटीक है। फिर भी आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। हो सकता है आयोग उस प्रश्न को डिलीट कर दे, तो उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि पहले भी इस प्रकार का हुआ है सर, घटनाक्रम है ना कि वो कुछ क्वेश्चन को डिलीट करता है। और बिल्कुल सर, अब तो खैर मॉडल आंसर पुनः जारी नहीं किए जाते, तो आप अपनी संतुष्टि के लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल, जो 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो जा रहे हैं सी सेट में, बिल्कुल लगाइए। और मैं मानता हूं लगाना बिल्कुल चाहिए भी। बिल्कुल, आप अपना स्वार्थ देखिए, आप अपना हित सोचिए, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप लगाइए। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर बदलना चाहिए, हमारा लॉजिक सही है, तो आप बिल्कुल उसके लिए प्रयास करिए। चलिए, तो फिलहाल मैथ्स के क्वेश्चन जो सी सेट में आए थे उनके बारे में जो विवादित रहे हैं सर आपको डील करेंगे। और सी सेट में एक प्रश्न जो था वो उसके लिए उसको चाहो तो आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सोर्स जो है वो डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की किताब है। सर पहले हिंदी का ही बता देंगे, एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, तो हिंदी में दिक्कत है नहीं। हाँ, हिंदी में छत्तीसगढ़ी में दिक्कत है नहीं। हाँ, एक ये प्रश्न था हिंदी में। यदि आप देखेंगे तो ये एक प्रश्न है, भाषा के विकास क्रम से आता है, जिसमें लिखा हुआ है अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम आपको पूछा है। तो यदि आप ऑप्शंस को देखेंगे तो 4 विकल्प में आपको 4-4 ऑप्शन दिए हैं, यानी संस्कृत दिया है पहले ऑप्शन में, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश और अवहट्ट। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्रम भी सही है। और जब आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, इसके बाद अवहट्ट लिखा हुआ है और इसी को आंसर लिया गया है। जबकि यहां पर प्राकृत के बाद कायदे से अपभ्रंश एक सीढ़ी आती है। तो ये विकास क्रम अगर आप इसको सही मान रहे हैं तो ये भी सही होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो सी ठीक है, आप मान सकते थे वहां पर। जिस लॉजिक से सी को सही मान रहे हैं उस लॉजिक से फिर ए भी सही है। हाँ, यही कहना है जी। और ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहां पर आपको बाकायदा 5 ऑप्शन दिखेंगे। देखिए, संस्कृत दिया है, अपभ्रंश दिया है, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, 5 दिए, जबकि बाकी के ऑप्शन में भाषा विकास के 4-4 स्टेजेस को ही बताया गया है। और इसके लिए आपको ऑथेंटिक सोर्स की अगर बात करूं तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा का व्याकरण या छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण, दोनों में ही ये क्रम आपको सुव्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ही एरो लगा हुआ। तो आप बिल्कुल उस पुस्तक के आधार पर दावा आपत्ति अपना दायर कर सकते हैं और लगाइए, बिल्कुल लगाइए, आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि इस एक प्रश्न के डिलीट होने से या इस प्रश्न के हटने से
आप क्वालिफाई कर सकते हो तो बिल्कुल आप दावा आपत्ति देखिए, इसमें क्या लगाइए। होगा, गलत अगर आपका हो रहा है, मान लीजिए ये प्रश्न, हाँ। तो आपका जो माइनस हो रहा है वो हट जाएगा, ऊपर से बोनस मिलेगा, प्लस 0.66 नंबर आगे बढ़ जाएंगे सर आप। वो हाँ। तो माइनस जो हो रहा था वो तो आपका हट गया, ऊपर से बोनस मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब सर आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बता देंगे, है ना। चलिए, तो मैं आपसे विदा लेता हूं, सर क्वेश्चन को डील करेंगे जो विवादित रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो देखते हैं मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, इसमें आप लगा लीजिए आपत्ति, ये होगा डिलीट, ये होगा कंफर्म डिलीट, इसमें आप बिल्कुल आपत्ति लगाइए, ये बिल्कुल डिलीट होगा, उसका बोनस नंबर आप प्राप्त करिए, एकदम गारंटी है डिलीट होगा। आप देख सकते हैं प्रश्न था 3 साल के लिए रियलमी और सैमसंग टेलीविजन की औसत बिक्री में कितना अंतर है, तो यहां पे आप देख सकते हैं रियलमी और ये सैमसंग की बिक्री दी गई है आपको, तो आप जब यहां पे औसत निकालेंगे इन 3 वर्षों का रियलमी का और सैमसंग का जब औसत निकालेंगे इन 3 वर्षों का, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाला प्रश्न होगा डिलीट, विलोपित, मतलब आपका अगर गलत आंसर टिक हुआ है तो आपका माइनस होने से बचेगा, गलत तो खैर आपने टिक किया भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे आंसर नजदीकी भी नहीं आ रहा है, मतलब कि नियरेस्ट आंसर भी आप नहीं ले सकते, बहुत डिफरेंस आ रहा है। आप इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करिए, इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो आपको मिलेगा अंतर, रियलमी और सैमसंग टेलीविजन का औसत बिक्री में कितना अंतर है, तो यह प्रश्न हो जाएगा डिलीट, विलोपित हो जाएगा, तो यह प्रश्न कंफर्म डिलीट होने वाला है। तो आप इसमें जरूर आपत्ति लगाइए, ऑब्जेक्शन लगाइए। प्रूफ कैसे देना है, तो प्रूफ मैथ्स में कैसे दिया जाता है, आप कैलकुलेशन करके उसका पूरा सॉल्यूशन लिख के आप उसका प्रूफ देंगे मैथ्स में। बच्चे पूछेंगे कि सर प्रूफ कैसे देंगे, तो प्रूफ कैसे देंगे, आप रियलमी का औसत बिक्री निकालिए, सैमसंग का औसत बिक्री निकालिए, लिखिए प्रॉपर, रियलमी का औसत बिक्री 3 वर्षों का, सैमसंग का औसत बिक्री 3 वर्षों का, फिर दोनों का डिफरेंस निकालिए और नीचे लिख दीजिए, चूंकि ये अंतर चारों में से किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये प्रश्न जो है वो विलोपित होना चाहिए। ठीक, ये हो गया इसका प्रूफ। ध्यान रखिएगा, प्रूफ मांगते हैं बच्चे, तो प्रूफ मैं बता रहा हूं कैसे आपको लिखना है उस पेज में। क्लियर है यहां तक? यही केवल मेरे ख्याल से प्रश्न है मैथ्स और रीजनिंग का जो विलोपित होगा, चेंज होने वाला है ये। बाकी मैं आपको समझा रहा हूं, बच्चों के डाउट आए हैं मेरे पास। गारमेंट को ये लिखा है, यंगर को क्या लिखेगा पूछा है, जैसा कि यहां पे ए लगा हुआ है, जिनकी भी ये प्रश्न पत्र है, जिनका भी हमने लिया है, ए आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है और आपने भी ए ही लगाया होगा, इसका मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ए लगाया हो। इसमें ऑब्जेक्शन लगा लो, लगाना है तो। ये प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है, किस प्रकार से पीएससी ने इसका आंसर को डी लिया है, समझेंगे क्यों डी लिया है, कैसे डी लिया है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखना एक बार, मैं इसको रफ करता हूं फिर समझाता हूं। देखो, आप लोग क्या लॉजिक लगाए हो, इस प्रकार से नंबरिंग किए होगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसके बाद आप देखे होंगे कि 7 वाला आ गया है पहले, ठीक। उसके बाद कौन सा 3 वाला आया है, उसके बाद कौन सा आया है 6 वाला आया है, फिर कौन सा 4 आया है, फिर कौन सा आया है 1 आया है, फिर कौन सा आया है 5 आया है, फिर कौन सा आया है 2 आया है। तो ये 7 अक्षर हैं, उनको स्थान को ऐसे चेंज करके वो नया आप कोड देख सकते हैं बना दिया है। तो आपको वही लग रहा होगा कि यंगर में भी सर मैं ऐसा नंबरिंग करता हूं, तो यहां पे भी कितने अक्षर हैं 7। अब किसको पहले लिखूंगा, तो एनालॉजी का प्रश्न है, सादृश्यता क्या होता है, जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध यंगर का किसके साथ होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर पहले 7 नंबर वाले को लिखूंगा तो पहले कौन आएगा आर, उसके बाद 3 नंबर वाले को लिखूंगा तो कौन आएगा यू, उसके बाद 6 नंबर वाले को लिखूंगा तो कौन आएगा ई, उसके बाद लिखूंगा 4 नंबर वाले को तो कौन आएगा एन, उसके बाद 1 नंबर वाले को लिखूंगा तो कौन आएगा वाई, 5 नंबर वाले को लिखूंगा कौन आएगा जी, 2 नंबर वाले को लिखूंगा कौन आएगा ओ। तो आर यू ई एन वाई जी ओ, आपने लगा दिया आंसर क्या ओ, पीएससी ने लिया आंसर डी। अब पीएससी कैसे आंसर डी लिया समझो, पीएससी ने क्या किया है, गारमेंट में प्लेस वैल्यू को समझो, अलग अलग अक्षरों का प्लेस वैल्यू, जैसे जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7, ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, आर का होता है 18, एम का होता है 13, ई का होता है 5, एन का होता है 14, टी का होता है 20। अब पीएससी ने क्या किया है, यहां पे जो प्रश्न सेट किया है उन्होंने क्या किया है,
अंतिम से जो अक्षर हैं उनको अरेंज कर दिया है। सबसे पहले गारमेंट में देखा जाए तो ए आता है, लेकिन सबसे अंतिम में कौन आता है? टी। गारमेंट में जो अक्षर हैं उनमें सबसे अंतिम में कौन आएगा? टी। उसके बाद आर। समझ आ रहा है? गारमेंट के जो अक्षर हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जमा दिया है। गारमेंट में सबसे अंतिम में देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में टी, उसके पहले आर, ये देखो, फिर एन, एम, जी, ई, ए। समझ आ गया होगा आप लोग को। उसी प्रकार यंगर को जमाएंगे तो यंगर में सबसे देखा जाए तो अक्षरों में सबसे अंतिम में कौन सा अक्षर आता है? वाई आता है, इसीलिए वाई शुरू में आया है। ये देखिए, उसके बाद यू, आर, ओ, एन, जी, ई। तो आपको समझ में आया होगा कौन सा अप्रोच आपको लग रहा है ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा सही है। तो पीएससी का जो अप्रोच है, पीएससी ने जिस आधार पर आंसर लिया है वो ज्यादा सही अप्रोच है। बाकी आपको लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगा दीजिए। ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे? तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप बोलेंगे कि चूंकि इसका संबंध इस ये वाले कोड से जो है वो कैसे है दिखा देंगे। उसी प्रकार यंगर का संबंध मैं ये वाले से बना सकता हूं, क्योंकि जो यहां पे 7वां था वो पहला आ चुका है, जो यहां पे तीसरा था वो दूसरा आ चुका है। तो आप प्रॉपर लिख दीजिएगा कि यहां पे दो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर मैं ये वाला अप्रोच लगाता हूं, ये वाला अप्रोच कौन सा है? तो ये अप्रोच है कि भाई जिसका प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा वो पहले। तो टी का प्लेस वैल्यू क्या है? 20। 20 वाले के बाद कौन आएगा? 18 मतलब आर। उसके बाद कौन आएगा? 14 मतलब एन। फिर कौन आएगा? 13 मतलब एम। फिर कौन आएगा? 7 मतलब जी। फिर कौन आएगा? 5 मतलब ई। फिर कौन आएगा? 1 मतलब ए। समझ आ रहा है? तो उसी प्रकार आप जमाते यंगर में, तो यंगर में वाई का प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होता है 25। तो सबसे पहले कौन आएगा? वाई। वाई के बाद कौन आएगा? तो वाई के बाद आएगा यू। यू के बाद कौन आएगा? आर, फिर ओ, फिर एन, फिर जी, फिर ई। इसीलिए आंसर पीएससी ने डी लिया है। तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बाकी एनालॉजी में 2-2, 3-3 अप्रोच काम करती हैं। जो ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो ज्यादा सही होती है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिया जाता है। जब मैं एनालॉजी पढ़ा रहा था तो आप लोग को समझाया भी था, ज्यादा इफेक्टिव एनालॉजी के रूल्स होते हैं, किसको प्राथमिकता देनी है, इसके बाद किसको देनी है, इसके बाद किसको देनी है। बाकी आप लगा सकते हैं, हो सकता है डिलीट कर दे, हो सकता है डिलीट कर दे क्वेश्चन को, क्योंकि ये वाला भी मैक्सिमम लोगों ने लगाया है। तो ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगा देना तो डिलीट कर देगा। फिर ज्यादा से ज्यादा आपत्ति लगाना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने, जितने बच्चे मेरे से मिले हैं, मैक्सिमम लोगों ने ए ही लगाया है आंसर। मैं कुछ गलत एडवाइस आप लोग को नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपका मन है यार। मेरे पास जो डाउट आए हैं जिन क्वेश्चंस को लेके, उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं कि भाई ए कैसे हो सकता था जो पीएससी ने नहीं लिया, डी क्यों लिया है। और मेरा मानना है कि डी यहां पे सही आंसर पीएससी अड़िग रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। संतुष्टि के लिए आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन, ठीक। तो जो डी लगा है उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप बिल्कुल गुस्सा मत होइए, मैं केवल अपना फर्ज निभा रहा हूं। जो बच्चों के मेरे पास यहाँ पे आए हैं डाउट्स, वो डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूं। इस प्रश्न को लेके भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आए हैं। 4, 24, 648, ये भी तो सादृश्यता का ही प्रश्न है। इसको बोलते हैं ग्रुप एनालॉजी, समूह सादृश्यता बोलते हैं इसको, ग्रुप एनालॉजी। देखिए इसमें एक्चुअल में पीएससी ने आंसर लिया है सी, मैक्सिमम बच्चों ने इसमें आंसर लगाया है डी। बहुत सारे बच्चे सी भी लगाए हैं, कुछ बच्चे इसमें आंसर डी भी लगाए हैं। कुछ कोचिंग वालों ने जो जारी किया था मॉडल आंसर, जो डिटेल्ड में उन्होंने समझाया था कि इसका आंसर, तो कोचिंग वालों ने भी कुछ डी लिया था आंसर इसका, लेकिन पीएससी ने इसका आंसर सी लिया है। और मेरा मानना है कि पीएससी ने आंसर सही लिया है। कैसे सही लिया है तो इसका लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। देखिए 4 में 2 बढ़ा के कितना आएगा? 6। तो 4 में 6 का गुणा किया, कितना आ गया? 24, ठीक। इसके बाद 24 में कितना बढ़ा दिया? तो 24 में बढ़ा दिया 3। तो 24 में 3 बढ़ाया तो कितना आया? 27। 24 और 27 का गुणा करने पे कितना आएगा? 648। ये लॉजिक लगेगा इसमें। क्या कर रहा हूं? 4 में 2 बढ़ा के 6 आया, 4 में 6 का गुणा किया 24। उसके बाद 24 में 3 बढ़ा के 27 आया, तो 24 का 27 में गुणा किया 648। मतलब 4 में 2 बढ़ाया 6, 4 का 6 में गुणा किया 24 आया। अब 24 में 3 बढ़ाया 27, 24 का 27 में गुणा किया 648 आया। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो 3 में कितना बढ़ाऊंगा? 2, 5 हो गया, 3 का 5 में गुणा किया 15। अब क्या करूंगा? 15 में कितना बढ़ाऊंगा? तो यहां 2 बढ़ाया था, तो यहां कितना बढ़ाऊंगा जल्दी बताओ? तो यहां 2 बढ़ाया था तो यहां 3 बढ़ाऊंगा, तो 15 का गुणा करूंगा किसमें? 18 में। 18 पंचे 90, 18 कम 18 और 9 27, 270। ये देखो 270। ये अप्रोच काम कर रहा है।
तो 4 में 2 बढ़ाया 6, 4 का 6 में गुणा किया 24। अब वहां 2 बढ़ाया तो यहां 3 बढ़ाऊंगा, 24 में 3 बढ़ाया 27, 24 का 27 में गुणा किया 648। तो यहां पे अप्रोच काम कर रहा है। 3 का 5 में गुणा करूंगा 15, अब 15 का गुणा करूंगा 18 में 270। अब देखो 5, 30, 990 में क्या अप्रोच लग रहा है, फिर आप खुद डिसाइड करना कि कौन सा सही माना जाएगा। देखो कैसे डी आ रहा है, समझो इस बात को, समझना भाई कैसे डी आ रहा है। एक अप्रोच और बता रहा हूं आपको। 4 का 6 में गुणा किया कितना आया 24, 4 का 6 में गुणा किया कितना आया 24 आया। अब 24 का गुणा करूंगा इसमें 3 बढ़ा के, मतलब किसमें 27 में, तो 24 का 27 में गुणा करूंगा, ये 27 को एक्चुअल में आप ऐसा लिख देंगे 24 में 3 बढ़ा के। 4 का 6 में गुणा किया, 4 का 6 में गुणा किया कितना आया 24। अब इस 24 का गुणा किया 24 में 3 बढ़ा के मतलब 27 से, तो 27 इंटू 24 करने पे कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी एक बात बताता हूं मैं आपको, ये वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी देखना एक बार। ऑप्शन डी क्या है 5, 30, 990। अब आप क्या बोलेंगे सर, चूंकि मैंने यहां पे 4 का गुणा 6 में किया तो 5 का गुणा भी 6 में करूंगा मैं, तो 5 का गुणा 6 में करूंगा तो कितना आएगा 30, और 30 का गुणा 30 में 3 बढ़ा के मतलब 33 में करूंगा तो कितना आएगा 990 आएगा। ये लॉजिक भी ठीक है यार। आपने 4 का गुणा 6 में किया तो मैंने भी 5 का गुणा 6 में किया यार। शुरू में 6 से गुणा करेंगे और अगले बार 3 बढ़ा के गुणा करेंगे, और 3 बढ़ाने वाला तो यहां पे भी सेटिस्फाइड हो रहा था। 24 में 3 बढ़ाया 27, 15 में 3 बढ़ाया 18, तो 3 बढ़ाने वाला तो यहां पे भी सेटिस्फाइड हो रहा था। तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है यार। आप खुद सोचो ना, 4 में 2 बढ़ा के 6 से गुणा किया, तो यहां पे 3 में 2 बढ़ा के 5 से गुणा किया। सेकेंड स्टेप तो दोनों में ही सेम है, 24 इंटू 27 और 30 इंटू 33, तो यहां पे 24 इंटू 27 है तो 15 इंटू 18 हुआ है। तो सेकेंड वाला स्टेप तो सेम है कि फर्स्ट में जो आया है उसमें 3 बढ़ा के गुणा करना है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेप कैसे डिसाइड कर रहा हूं मैं, 3 का गुणा 5 में कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे 4 में 2 बढ़ा के गुणा किया तो मैं 3 में 2 बढ़ा के गुणा किया 5, 15 हो गया। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूं 4 का 6 में गुणा किया कितना आया 24। समझ आ रहा है? अब देखो लॉजिक ये वाला भी क्यों सही बोल सकते हो, क्योंकि 6 का आधा होता है 3। समझ आ रहा है? 4 में 6 का गुणा किया 24, 6 का आधा होता है 3, 3 बढ़ा के गुणा किया। अब मैं तो 24 में 3 बढ़ा के गुणा किया 27 में, तो कितना आ गया 648। तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है मेरे को। 3 में 2 बढ़ा के गुणा किया, फिर जो 15 में 3 बढ़ा के गुणा किया, ये ज्यादा सही लग रहा है। क्योंकि सादृश्यता के प्रश्नों में दिक्कत होती है, 2 से ज्यादा ऑप्शन कभी कभी सही हो जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा सटीक, ज्यादा सही लगता है कि हाँ ऐसा पैटर्न हो सकता है यार, तो आप बोलेंगे ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि हमने तो ऐसा बनाया है। तो वही बात है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते वो आपके ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाले में क्या है, ये वाले में क्या है, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं प्रॉपर लिख के कि भाई पहले 6 का गुणा किया, उसके बाद 3 बढ़ा के गुणा किया हो। तो यहां पे भी 6 का गुणा किया, ये देखिए 5 6 का 30, फिर 3 बढ़ा के गुणा किया, तो आप लगा सकते हैं, आपके ऊपर है ये। ठीक, अब ये वाले प्रश्न में आते हैं। ये वाले प्रश्न में भी डाउट आया था बच्चों का कि सर ये जो बॉक्स पजल था, इस बॉक्स पजल को कैसे सॉल्व करना था। देखिए मेन कहां पे दिक्कत आई है इस प्रश्न में, मेन दिक्कत आई है यहां पे। देखिए ये जो स्टेटमेंट बोला था के और एल के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स पी के ठीक ऊपर रखा गया है। ये स्टेटमेंट जो था बहुत कंफ्यूज किया है। के और एल के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो के और एल के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। ये देखिए के और एल के बीच में मान लो 2 बॉक्स, मैं सीधे ले रहा हूं रिजल्ट वाला। आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं जो फाइनली बना था मेरे से। इसका फाइनली जो इनका जो प्लेसेस बना था वो आपको बता रहा हूं सीधे। ये जो स्टेटमेंट था के और एल के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो के और एल के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स पी के ठीक ऊपर रखा गया है। इसका मतलब यह था कि के और एल के बीच 2 बॉक्स, जिसमें कि दूसरा बॉक्स, जिसमें कि दूसरा बॉक्स का मतलब होता है ये के और एल की ही बात कर रहा है। के और एल में ही दूसरा बॉक्स मतलब कौन, एल, पी के ठीक ऊपर, मतलब यहां पे पी आएगा। क्या दूसरा बॉक्स मतलब कौन, ये वाला बॉक्स पी के ठीक ऊपर है। बच्चों ने ऐसा सोच लिया है, तो स्टेटमेंट गलत दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है स्टेटमेंट में।
बच्चों ने ऐसा सोच लिया कि के और एल के बीच में दो बॉक्स हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स मतलब जो दो बॉक्स हैं उनमें दूसरा बॉक्स जो है वो पी के ऊपर है। बच्चों ने ये सोच लिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, के और एल के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स मतलब के और एल में ही दूसरा बॉक्स मतलब कौन, एल, ये पी के ठीक ऊपर, तो ये एल जो है ये पी के ठीक ऊपर है। तो ऐसा बनाते तो आपको फाइनली ये रिजल्ट मिलता, इसमें ये देखिए ये रिजल्ट मिलता आपको। इसके हिसाब से ये देखिए के और एल के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा मतलब कौन, एल, पी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो इसमें ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं है, फिर भी आपको अगर चाहिए कि लगाना इच्छा है मेरे को, तो स्टेटमेंट को लेके लगा सकते हैं। कंफ्यूज किया है स्टेटमेंट में क्योंकि क्लियर नहीं कर रहा है वो, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगना चाहिए। इतना समझदारी आप में होना चाहिए। बॉक्स पजल, रक्त संबंध, मतलब ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ही तो कंफ्यूज करते हैं, वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप में कमी है कि आपने उन चैप्टर्स को पढ़ा नहीं है। और सीसेट का प्रश्न जो था वो बनना चाहिए था, क्वालिफाई तो कर लेते यार। क्लासेस में ही मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के पूरे वही क्वेश्चंस आए हैं, न्याय निगमन कितना आसान पूछा है यार। तो आप खुद सोचो, क्वालिफाई करने लायक पेपर था, आप में कहीं ना कहीं कमी रह गई। मैक्सिमम बच्चों का मैसेज आया है मेरे पास जो कि क्लास अटेंड किए थे, उन्होंने क्वालिफाई किया है पेपर को। कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाए हैं, जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कुछ प्रश्नों को लेकर, तो मैंने बता दिया ये तो कंफर्म डिलीट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा वाला प्रश्न में आपका मन है कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगाने का जो क्राइटेरिया है, कुछ प्रूफ मांगता है तो आप लिख सकते हैं वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन कि भाई इसके हिसाब से ये लिखा है, तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव ऑप्शन डी है इसका। इसके बाद तीसरा प्रश्न मैंने ये बताया, इसमें तो ऑब्जेक्शन लगाइए, मेरा मानना है लगा लो। क्यों सी लिया है, डी बच्चे क्यों सोच रहे हैं, वो मैंने बता दिया आपको। अब आपका मन है, और यहां पे तो ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, फिर भी आपको अगर लगता है बच्चे बोले थे लगाएंगे हम, तो आप लगा लो। के और एल के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स, तो बच्चे इन दोनों को सोचे कि इन दोनों में दूसरे बॉक्स की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो के और एल में ही बोल रहा था। दूसरा बॉक्स मतलब कौन, एल, पी के ठीक ऊपर। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो सारे मैंने बता दिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपका मन है आप लगाओ, ऑब्जेक्शन मत लगाओ, वो आपका मन है। अपना हित सोचो कि आपने क्या किया है, आप लगाइए ऑब्जेक्शंस। मैंने प्रूफ बता दिया है कि क्या क्या आपको देना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा वहां पे। इसी में जैसे लगाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरा बॉक्स, जिनमें कि दूसरा बॉक्स बोला, तो दूसरा बॉक्स हो सकता है कि दो बॉक्स में हो, लेकिन आपको पजल के क्वेश्चंस को ऐसे करना पड़ता है कि दूसरा बॉक्स अगर ये वाला लेते आप कि ये वाला पी के ऊपर है, तो फिर कंडीशन सही बैठता ही नहीं, इसका मतलब वो वाला कंडीशन खत्म हो रहा है, इसीलिए दूसरा बॉक्स मतलब किसकी बात कर रहा है, वो एल की बात कर रहा है। ऐसे पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बाकी आपका मन है तो ये मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं जहां पे ऑब्जेक्शन लग सकते हैं। बाकी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जहां पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। इनमें भी एक ही प्रश्न ऐसा है एकदम कंफर्म जो कि डिलीट होगा। बाकी आयोग के ऊपर है आपके ऑब्जेक्शंस को वो क्या कैसे ले रहा है, तो इन प्रश्नों में आयोग के ऊपर है कि वो क्या सोचता है। चलिए, तो मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, मेंस की तैयारी में लग जाइए जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, और जो किसी कारणवश अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं वो आगे और भी एग्जाम्स होने हैं, उनका सोचिए, समय को व्यर्थ मत करिए। ज्यादा खुश मत हुई अच्छे नंबर आ रहे हैं तो, और ज्यादा दुखी भी होकर समय को बर्बाद मत करिए अगर नंबर कम है तो। तैयारी करनी है, चाहे नंबर अच्छे हो चाहे कम हो, तैयारी को रोकिए मत। अभी जो आपका लय बना हुआ है उसको लगातार जारी रखिए, जिससे एग्जाम आपका निकल जाएगा। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।